बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे। बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक की अगली कविता। इस कविता का नाम है मन। देखो बच्चों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक की 4 नंबर की कविता है और इस कविता का नाम है मन और कवि है विकास परिहार। यह पूरक पठन पर आधारित है। पूरक पठन यानी क्या होता है? अपनी प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 3 पूरक पठन पर आता है। और एक आपके फायदे की बात बता रही हूँ कि पूरक पठन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें शब्द संपदा पूछी जाती नहीं है। जैसे पाठ में समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग शब्द अथवा उपसर्ग, प्रत्यय अथवा शब्दभेद अथवा शब्दयुग्म, इस प्रकार के शब्दों पर पूरक पठन पर पाठ हो या कविता पूरक पठन की उस पर प्रश्न पूछे नहीं जाते। तो ज़्यादा शब्दार्थी और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको काव्य पंक्तियाँ समझ आनी चाहिए। वो लिखने के लिए आपको अर्थों की ज़रूरत है, लेकिन वैसे के वैसे शब्दार्थ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम देखेंगे मन कविता के लेखक का कवि का परिचय। पहले जन्म 1983 गुना। परिचय विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े थे। और देखिए पद्य संबंधी क्या लिखा है? यह एक नया प्रकार है। इस कविता की विधा है हाइकू। हाइकू यानी क्या, यह आपको याद रखना है। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी हाइकू में क्या होता है? पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में 5 वर्ण। ऐसे 7 वर्णों से एक कविता बनती है। तो आप कहेंगे मन तो 2 पन्नों की कविता है और आप बोल रहे हैं सबसे छोटी। नहीं, उसमें से 3-3 पंक्तियां एक हाइकू है और ऐसे कई हाइकू इकट्ठा करके मन यह कविता बनी हुई है। तो हम देखेंगे प्रत्येक एक हाइकू और उसका अर्थ मैं समझा दूंगी और साथ साथ उससे क्या संदेश मिलता है वह भी मैंने दिया है। आपको ज़रूरत लगे तो नहीं, आपको यह वीडियो होने के बाद आपको हर एक हाइकू लिखना और उसका संदेश लिखना जरूरी है और बाकी लेखन कार्य तो करना ही है। तो देखो बच्चों, पहला हाइकू है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यानी घने अंधेरे में अगर प्रकाश मिला तो वह ज़्यादा चमकता है और इसीलिए हमें यानी वैसे कहा गया है घना अंधेरा यानी हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों में अगर हम प्रखरता से लड़ते रहे तो वह लड़ने की प्रखरता और प्रकाशित होती है, यह कहना है कवि को। तो उसका संदेश है कि कठिन परिस्थिति का जो डटकर सामना करता है उनका जीवन प्रकाशवान होता है। यानी देखिए, कठिन परिस्थितियों का सामना जो करता है और उससे जो निखर आता है वह ज़्यादा प्रकाशमान होता है। और देखिए इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि सोना यानी जो धातु सोना, वो कितनी आग में तपता है, लाल हो जाता है और फिर वो उस पर घने घाव डाले जाते हैं और वही सोना सबसे ज़्यादा चमकता है।
उस पर ना हवा का असर होता है ना पानी का असर होता है, वह कहाँ भी जाए चमकता ही रहता है। पीतल वैसे नहीं होता, ना तांबा वैसा होता है, वह हवा के साथ साथ बदलता है और उसका रूप जो है काला काला पड़ने लगता है, लेकिन सोना हमेशा निखरता रहता है। वैसे सोने जैसा हमें रहना चाहिए। पहला हाइकू हो गया। दूसरा हाइकू है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। एकदम बात सत्य है। कोई भी काम करते वक्त पहले ये कभी भी मत सोचना कि ये काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यह कभी नहीं सोचना, सिर्फ काम करते रहना। तो बिना फल की आशा करते हुए अगर आप काम करते रहोगे तो जरूर आप आपके जीवन में सफल हो जाओगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। संदेश है, हर व्यक्ति को कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करते रहना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार जैसे नैया पानी में, पानी के बीचों बीच आ गई और वो डोलने लगी तो उसको कौन संभालेगा। वैसे ही हमारी जीवन नैया, हमारी जीवन की नैया मझधार में डोले यानी अनेक मुसीबतों से घिर गई है तो उसको संभालेगा कौन। देखो, अपने जीवन की मुसीबतें कोई दूसरा आकर सुलझता नहीं है। अपने जीवन की मुसीबतों को हमें ही टकराना है, हमें ही मुसीबतों से लड़ना है और हमें ही वहाँ से दूर निकलना है। तो कौन संभालेगा, इसका प्रश्न उत्तर है खुद। तो अपने जीवन में मुसीबतें आने पर अपनी मदद स्वयं को ही करनी चाहिए। यह केंद्रीय तत्व है अथवा संदेश है इस हाइकू का। अगला हाइकू है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन महीना यानी मराठी में उसे फाल्गुन कहते हैं, मराठी महीने का अंतिम महीना। इस महीने में बहुत बड़ा त्यौहार आता है बच्चों, जो आपकी पसंद का है। आपकी पसंद का त्यौहार है होली। होली इसलिए पसंद है क्योंकि होली रंगों का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार होने के कारण वो सबको पसंद आता है। खुशियों के रंग फैलाता है इसलिए वो पसंद आता है। तो ऐसे अपने जीवन में रंगों की बौछार करने वाला फागुन भी आएगा। इसका संदेश है, फागुन के रंगों की तरह जीवन को रंग बिरंगा बनाना चाहिए। और रंग बिरंगा तभी बना सकते हैं जब अपनी जीवन की ओर हम खुशी खुशी से देखते हैं और मेहनत करते हैं तब। अगला हाइकू है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो, गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, उसको नीचे कांटे चुभते हैं लेकिन वह हंसकर लोगों का स्वागत करता है, हंसकर लोगों को खुशियां बांटता है। वैसे ही हमारे जीवन में मुसीबतें होंगी लेकिन उस मुसीबतों का रोना सबके सामने रोना नहीं चाहिए। उसको सहते हुए लोगों के सामने हंसते हुए हमें जाना चाहिए और अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहिए। यह हाइकू का अर्थ है। विपरीत और विषम परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। यह संदेश इस हाइकू से कवि देते हैं। अगला हाइकू है, भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतर कुंठा यानी अंदर देखो दुख होता है तो वह आँखों के द्वार यानी आँखों के द्वारा बाहर आती है, यानी आंखें बाहर नहीं आती तो आँखों से आंसू बाहर आते हैं। यानी जब हृदय में चुभता है तो आँखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। तो हमारे हृदय की पीड़ा हमारे आँखों से सामने वाले को दिखती है। अगर सामने वाला समझ लेने वाला है तो उसको आँखों से दुख दिखाई देता है जो हृदय में चुभता है। तो उसके लिए मन का दुख आँखों में दिखाई देता है। अगला हाइकू है, खारे जल से धुल जाए विषाद मन पावन। खारा जल आपने कभी देखा होगा, चखा होगा कि आपने आँखों से जो आंसू निकलते हैं वह खारे होते हैं, नमकीन होते हैं। तो वो खारे जल, तो वो खारा जल, देखो कोई दुख हुआ है, विषाद यानी दुख, कोई दुख हुआ है तो उस दुख को अगर हमने अपनी आँखों से बह दिया
तो हमारा मन पावन हो जाता है। पावन यानी पवित्र। तो इसका उद्देश्य है पश्चाताप की आंसुओं से, दुख धोने से मन पावन होता है। उसके बाद का हाइकु है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यानी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, इतनी बड़ी तकलीफें आ जाती है, वह सहते सहते ऐसे लगता है कि इससे अच्छा मरण भी हो सकता है, इससे आसान मरण होगा, उससे भी ज़्यादा तकलीफें मैं जी रहा हूँ। तो भी इतनी ज़्यादा तकलीफें सहकर भी हम जिंदा क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे मन में जीने की इच्छा होती है। यानी जीने की इच्छा अगर है तो कवि कहते हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, बड़ा सा बड़ा दुख हो, उसे हम पा लेते हैं, अपना लेते हैं। जीवन में अनेक कष्ट मृत्यु से भी कष्टदायी होते हैं, तो जीने की इच्छा उसे सहने की ताकत देती है और हम उसे निभाकर आगे चल पड़ते हैं। अगला है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अगर मन में पीड़ा है, हृदय में पीड़ा है, तो आंखों में बादल जमा हो जाते हैं और आंखों से बरस पड़ते हैं। जो बात एक और पहले वाले इसमें भी हाइकु में भी देखी थी कि मन की पीड़ा आंखों से बहने लगती है, बरसने लगती है। उसका अर्थ है हृदय की पीड़ा बादल बन जाती है, तो आंखों से आंसुओं के रूप में वर्षा होती है, बारिश होती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। यानी हमने देखा है रेल जो चलती है जिस पटरियों से, तो 2 पटरियां होती हैं, तो 2 पटरियां साथ साथ में कई लंबाई से आती है और कई आगे लंबे तक चलती रहती है, लेकिन कभी वह दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं है, वह मौन रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख 2 पटरियां है। सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख, और सुख और दुख के बिना हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। सुख और दुख के पटरियों से चले बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो सुख और दुख को एक समान मानकर उसको अपनाते अपनाते हम हमारी जीवन की रेल को आगे लेकर जाना है। इसका संदेश है, सुख के साथ दुख को भी अपने जीवन का अंग मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब सुख होने के बाद हर्षित होना, दुख होने के बाद रोते रहना, यह ठीक नहीं है। दोनों का अपना कर अपने भविष्य की ओर चलते रहना चाहिए। अगला है को है, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। जब आकाश में तारे छाए हुए हैं, चांद तारे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बादल आ गए, तो बादलों की ओट में सारे तारे छिप जाते हैं, तो आकाश कैसे लगता है? सुना सुना सा लगता है। वैसे ही हमारे जीवन में खुशियाँ फैली हुई है और कोई एक दुख का बादल आ गया तो हमारा जीवन सुना होता है, लेकिन उसे सुना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस दुख के पीछे भी सुख छिपा हुआ है। तो संदेश है, सितारों के बिना सुना आकाश देखकर हमें निराश न होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रकृति में बदलाव तो होते रहते हैं और उसके कारण प्रकृति में बदलाव आएंगे, हमें रोते नहीं रहना है। सुख के पीछे दुख होता है तो दुख के पीछे सुख भी होता है, उसे याद रखकर आगे चलते रहना चाहिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए कुछ गीतों के स्वर, यानी देखो हमारे मुंह से गाना निकल आता है तब जब हम खुश होते हैं। दुख में हम गा रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता। खुश हुए हैं, अकेले हैं तो भी गाते हैं, सब लोग हैं घर में तो गुनगुनाते हैं, लेकिन अपने मन की खुशी व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही कवि कहते हैं कि अगर तुमने जिन गीतों को स्वर दिया वो अमर हो जाते हैं, और यानी खुशी का माहौल हमेशा अमर रहता है। इसका अर्थ है, संदेश है, अच्छे लोगों का साथ गीतों जैसा होता है, वे गीत अमर होते हैं।
यानी ऐसे ही खुशी खुशी ने अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन भी खुशी से भर जाता है और वे गीत अमर होते हैं। अगला, सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। ये बात सत्य है कि अगर हम अपने मन को संतुष्ट नहीं रखेंगे तो कितना भी मिले, वो पैसा हो, धन हो, खुशी हो, अंक हो, कितने भी मिले, हमें लगता और 2 मिलते तो अच्छा था, और 100 मिलते तो अच्छा था, ऐसा लगेगा। इसलिए मन को संतुष्ट नहीं रखेंगे तो मछली जैसी हालत होगी कि पानी में रहकर भी प्यासी रहेगी। वैसे हमें नहीं होना है, हमें अपने मन को संतुष्ट रखना है। देखिए संदेश क्या दिया जाता है इस हाइकू से, जीवन में संतोष की भावना का होना जरूरी है, नहीं तो कभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। यानी जीवन में अगर संतुष्टि की भावना नहीं है तो कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो जाएंगे, खुश नहीं रहेंगे। खुश रहना है तो मन को संतुष्ट रखना सीखो। यहाँ जो हाइकू है, सब हाइकू पूरे हो गए हैं। अब देखेंगे हम शब्दार्थ। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग, कुंठा घोर निराशा, विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला दुख, जिजीविषा जीवन के प्रति आसक्ति या जीने की इच्छा, ओट यानी आड़। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ कविता पूरी हुई है। कविता का स्वाध्याय देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, यह जो पेज नंबर 16 पर का पहला प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ लगाइए। मछली, मछली के लिए होगा प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन, आकाश सुना। यह पेज नंबर 16 की प्रश्न जो है कृति है वह भी करनी है, फिर पाठ कविता के नीचे वाली भी स्वाध्याय करना है। दूसरा प्रश्न इसमें है, सितारों का छिपना, आकाश का सुना होना, तुम्हारा गीतों को स्वर देना, अमर होना। अगला प्रश्न है, मन की बरसी आंखें। इस हाइकू का सरल अर्थ लिखना है। मैं आपको यहाँ सरल अर्थ लिख कर दे रही हूँ बच्चों, उसे ध्यान से पढ़ो और याद रखने की कोशिश करो। बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है। अगर आपको लगे तो उसमें कुछ बढ़ा सकते हो अथवा आपके मन से भी लिख सकते हो। प्रस्तुत हाइकू मन पूरक पठन कविता से लिया गया है। इसमें कवि विकास परिहार जी ने अपने अनुभव और सीमित व अर्थपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया है। देखो, यही परिच्छेद, इस मन की किसी भी हाइकू का सरल अर्थ लिखना है तो इसी परिच्छेद को जैसे कि तैसा उठाकर लिखना और आगे वाला परिच्छेद उस हाइकू के अनुसार उसका अर्थ बदल देना। और वह भी अर्थ आप कहाँ से लोगे तो उस हाइकू के पास मैंने 2 वाक्य दिए हैं, वहाँ से वो उठाकर लिखे तो भी आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। दूसरा परिच्छेद है, कवि कहते हैं कि हमारे मन में जो पीड़ा वेदना हमें बादलों का रूप लेकर हमारी आँखों में छा गई है और आँखों से आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यानी हमारे मन की पीड़ा जो है वो बादलों का रूप लेती है और आँखों में छा जाती है, फिर बारिश की तरह टपकने लगती है। कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारे मन का दुख अक्सर आंसुओं के रूप में ही प्रकट होता है और हमारा मन पवित्र हो जाता है। यह सरल अर्थ हो गया बच्चों। अगला पाठ का कविता के नीचे जो साध्य है उसमें पहली कृति है, लिखिए निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। करते जाओ पाने की मत सोचे जीवन सारा। इस हाइकू का संदेश पूछा है। संदेश यह है, हर व्यक्ति को कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा हाइकू है, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। मन का दुख आंखों में दिखाई देता है, इसलिए हमें अपने दुख पर मात कर जीवन जीना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है, दूसरी कृति है कि कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। हाइकू में प्रयुक्त महीना है फागुन और ऋतु है वसंत। तीसरा, उत्तर मझधार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए बादलों की ओट में सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। अगला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। इसका केंद्रीय तत्व है सुख के साथ दुख को भी अपने जीवन का अंग मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा हाइकू दिया है उन्होंने, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इसका केंद्रीय तत्व है विपरीत और विषम परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, एक फूल के जैसा। यहाँ अपनी कविता पूरी हुई है बच्चों। मैंने एक एक हाइकू अच्छी तरह से समझा दिया है। उस प्रत्येक हाइकू के साथ उसका संदेश दिया है जो आपको लिखना जरूरी है। एक हाइकू उसका संदेश, दूसरा हाइकू उसका संदेश, इस प्रकार लिखते जाओ। और उसके बाद जो लेखन कार्य और शब्दार्थ दिए हैं, पेज नंबर 16 का स्वाध्याय दिया है, पेज नंबर 17 का स्वाध्याय मैंने दिया है, वो पूरा स्वाध्याय पूरे करते जाओ, पूरा लेखन कार्य पूरा करो, तो आपका इस कविता का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा। बच्चों, यहाँ यह कविता पूरी हुई है, कविता का पूरा काम मैंने कर दिया है। अब आपको आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। आप ध्यान से पढ़ाई करो और मैं जल्द ही वापस आऊँगी आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ लेकर। अगला पाठ है गोवा जैसे मैंने देखा। यह पाठ लेकर जल्द ही मैं आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।